विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। मूल अधिकार कर रहे थे हम लोग। संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार कहाँ तक कर दिए हमने? आर्टिकल 20 तक कर दिए। आज आर्टिकल 21 करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा समझने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे 2-3 बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या भाई, बैरक में जब आप पढ़ेंगे तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, दैहिक किसको बोलते हैं? देह से बना है। दैहिक किससे बना है? देह। देह मतलब शरीर, देह मतलब शरीर। तो देह से दैहिक स्वतंत्रता का, शरीर की स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण, प्राण तो समझते ही हैं सभी लोग। ठीक है, तो किसी व्यक्ति को उसके प्राणों या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को डबल लाइन कर दीजिए, क्योंकि सारा जो खेल घूमेगा वो किसके अगल बगल घूमेगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आम भाषा में समझाऊं, माना कोई घटना घटित होती है, माना किसी ने किसी को क्या कर दिया? हिट कर दिया। माना गाड़ी चला रहा है और कोई उसकी गाड़ी के आगे आया और जो गाड़ी के आगे आया उसकी डेथ हो गई। अब क्या करोगे आप लोग? क्या करोगे? या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, वैसे तो होने नहीं देना है, पर माना किसी ने किसी का कर दिया मर्डर, और मर्डर आपने सुना कि भाई उसने, उक्त व्यक्ति ने उस व्यक्ति का क्या कर दिया? मर्डर कर दिया। तो क्या करोगे आप? भीड़ लेके जाओगे, हैं, मिलके कूटोगे उसे, इतना कूटोगे कि मार दोगे जान से? तो फिर कैसे करोगे भाई? आप पुलिस को फोन करोगे, पुलिस उसको पकड़ेगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद केस चलेगा, पहले निकटस्थ न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा, उसकी बेल होनी है या उसको रिमांड पर लेना है वो तय करेंगे न्यायाधीश। ठीक है, फिर उसके बाद केस चलेगा तो क्या होगा? पहले लोअर कोर्ट में चलेगा, है ना, सामान्य कोर्ट में चलेगा, वहां पर बोल दिया भाई कि मृत्युदंड है। क्या है? मृत्युदंड है, क्योंकि ग्रूसम मर्डर किया उसने। उसके बाद फिर हायर कोर्ट में जाएगा, वहां पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, माना वहां पर भी क्या हो गया? मृत्युदंड हो गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कहाँ गया? हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में भी क्या हो गया? मृत्युदंड है। हाई कोर्ट से आगे फिर, क्योंकि मृत्युदंड संबंधी जो, जिसमें दंड क्या हो, मृत्युदंड हो, वो मामले कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां पे भी मृत्युदंड है। फिर अपराधी ने कहा आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति से क्षमा मांगी कि जी कर दो, कुछ आजीवन कारावास में तब्दील करा दो, बस जिंदा रहना है। राष्ट्रपति ने भी क्षमादान नहीं किया। तो फिर उसके बाद क्या होगा? उसको एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ना, उसके बाद फिर उसको जेल में रखा जाएगा, तय होगा फांसी का दिन, जिस दिन वो सबसे स्वस्थ होगा, उसके बाद उस दिन उसकी क्या होगा? सुबह मेडिकल होगा, आखिरी इच्छा पूछी जाएगी, है ना, एक सरकारी जल्लाद होगा। ठीक है, पहले नाटा मलिक थे किसी जमाने में, अब उन्हीं का बेटा है मेरे ख्याल से जो फांसी देगा। उसके बाद फिर उसको एक सरकारी व्यक्ति द्वारा क्या होगा? डॉक्टर होंगे वहां पर, जज होंगे वहां पर, सब होंगे। उसके बाद उसको फांसी दी जाएगी। समझ में आ रहा है मैं जो बताना चाह रहा हूँ? एक प्रक्रिया होती है ना, ये थोड़ा कि भीड़ ने पकड़ कर क्या कर दिया, इतना कूटा कि मार दिया। तो किसी को, किसी भी व्यक्ति को उसके प्राणों से और उसकी दैहिक स्वतंत्रता से क्या, किस प्रकार वंचित किया जा सकता है? केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये समझ में आया? थोड़ा समझा देता हूं मैं क्या है। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, शरीर की स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जब उसके लिए कोई विधिक उपबंध है। विधि बोलते हैं लॉ को। क्या? कोई अगर विधिक उपबंध है तभी वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 के तहत
आप देख रहे हैं व्यक्ति लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, किसी व्यक्ति को, व्यक्ति मतलब नागरिक और अनागरिक दोनों, उसमें विदेशी भी आते हैं, उसमें देश के नागरिक भी आते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 21 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः इसका संरक्षण नागरिक और विदेशी या अनागरिक सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। जो इस प्रकार का जो हम पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार का संरक्षण अमेरिकी संविधान, कहाँ, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत 5वें तथा 14वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। वहां पर 5वां संशोधन हुआ होगा या 14वां संशोधन जब हुआ, तो इसी प्रकार का संरक्षण अमेरिकी संविधान के अंतर्गत 5वें और 14वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। 5वें संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। वहां पर लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहाँ के, अमेरिका के, है ना, कि कोई भी व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक यानी शरीर की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अमेरिकी न्यायालयों ने सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है शब्द है, इसको याद करना आपने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का अत्यंत विस्तृत अर्थान्वयन करते हुए उसे नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के समतुल्य माना है। किसके समतुल्य माना है? ड्यू प्रोसेस लॉ का अत्यंत विस्तृत अर्थान्वयन करते हुए उसे नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के समतुल्य माना है। यहां अमेरिका संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संविधान में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। किसके अधीन है? अब देखो, जो भारत में दैहिक स्वतंत्रता है वो आपकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है, जबकि वहां पर हम पढ़ रहे हैं कि अमेरिकी न्यायालयों ने सम्यक विधि प्रक्रिया, किसको, जो एक वर्ड था ना सम्यक विधि प्रक्रिया ने, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को बहुत ज्यादा विस्तृत अर्थ दिया है और उसको बताया कि वो नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय के समतुल्य माना गया है। इसीलिए यहां और वहां में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। क्या है? हर चीज में आपकी जो परवरिश हुई है, आपको डांट भी पड़ी होगी, आपको हो सकता है मार भी पड़ी होगी। अब तो शिक्षक नहीं मारते हैं, पहले तो शिक्षक भी कूटते थे ढंग से, जिसे बोलते हैं, है ना, और बड़े अच्छे बच्चे निकलते थे। कुछ नहीं निकलते थे पर कुछ अच्छे निकलते थे। अब सरकार ने मना कर दिया। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। एक गोपालन केस है ना, एक गोपालन केस के बाद जो न्यायालय ने निर्णय दिया, उसके बाद से हम ये बोल सकते हैं कि लगभग अब अमेरिका की तरह होने जा रहा है। हम हो गए हैं लगभग हमारा जो क्या है दैहिक स्वतंत्रता है वो कैसी हो गई है, जैसे अमेरिका में। तो अमेरिका में देखा होगा आपने, माँ बाप डांट नहीं सकते बच्चे को, डांट दिया तो, मार दिया तो बच्चा क्या करता है, धमकी देता है अपने पापा को, मम्मी को, मैं अभी कंप्लेन करता हूँ, एक फोन करता हूँ, तुरंत आती है पुलिस, माँ बाप को उठा के ले जाती है। इवन छोटे बच्चों को पालने का जो पैटर्न है वहां पर बड़ा क्या है, अगर आपने वो लिस्ट नहीं दिखाई कि भाई हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या ला रहे हैं, सेरेलैक ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, और वो जो बच्चे पहनते हैं डाइपर वाइपर ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, है ना, और कितना उस पर खर्चा कर रहे हैं आप। ऐसा तो नहीं खाली आपने पैदा किया और बस उसको ऐसे ही क्या। और कई तो भारतीय महिलाएं वहां पकड़ी भी गई हैं, दादियां, वो सिकाई कर रही थी ना ऐसे ऐसे करके, उल्टा करके, है ना, तो किसी ने देखा होगा, शिकायत कर दी उन्होंने कि भाई ये तो आदिवासी, ये तो पता नहीं क्या कर रहे बच्चे के साथ, उठा के ले गए बच्चे को। समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो कोयलों में सेकते हैं ना, ठीक है, हमारी अपनी परंपरा है, बट वहां पर हर चीज में, वहां पर अपराधी को भी देखा होगा आपने, उसको भी पूरे अधिकार दिए जाते हैं। सिगरेट मांगता, सिगरेट दी जाती है उसको, है ना, वहां ऐसे उल्टा टांग के कूट नहीं सकते, 3rd डिग्री नहीं लगा सकते, है ना। यहाँ पे तो चलता है फिलहाल, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन फिर भी तो ये चीज है। वहां पर एक अपराधी को देखा होगा आपने, एक पुलिस वाले ने घुटने के नीचे दबाया, उसकी डेथ हो गई, ब्लैक था वो, दंगे हो गए पूरे अमेरिका में, क्योंकि वहां पर जान की कीमत को बहुत ज्यादा, मूल अधिकारों को क्या माना जाता है कि नहीं, ये मूल अधिकारों का क्या है, हनन है भाई। दंगे हो गए भयंकर, जिसे बोलते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? भारत में अभी ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने कहा एक गोपालन का जो केस था उसके बाद से हम ये बोल सकते हैं कि लगभग हमारा जो ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, ये लगभग अमेरिका के लगभग बराबर होने जा रहा है या हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि भाई उन्होंने कहा कि नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस के समतुल्य माना गया। नेचुरल जस्टिस तो ये भी कहता है कि आप बड़े हो रहे हो तो आपको आपके हिसाब से रहने दिया जाएगा ना। यहाँ पर तो जो परवरिश होती है यहाँ पर किसके हिसाब से होती है? बड़ों के हिसाब से होती है। किसके हिसाब से होती है?
8 बजे घर तो घर, कितने बजे, है ना। और कई इंटरफेरेंस होते हैं, आपके मोबाइल चेक किए जाते हैं, जो भी चीजें होती होंगी, वहां नहीं है ऐसा नेचुरल जस्टिस, ठीक है। इसीलिए कई क्या कर रहे हैं कि कई जिनके बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं वहां पर, वो भारत भेज रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जैसे कोई मामा है यहाँ पर या कोई चाचा है, उसके पास भेज रहे हैं और वहां से स्पेशल फोन कर रहे हैं क्या कि ढंग से कुटान करो इनका और क्या करो, और वो बच्चे यहाँ पे धमकी देते हैं। तो उनके चाचा मामा कहते हैं चलो चलो पुलिस के पास चलो, और ले जाते हैं उन्हें, और पुलिस वाले को कह के 2 थप्पड़ उसके भी क्या जड़वाते। तो बड़ा बच्चा बड़ा आश्चर्यचकित होता है, ये देश क्या है भाई, जब हरकतें ऐसी करेंगे, गलत हरकतें करेंगे तो मार खाएंगे। यहाँ पे तो चलता है ऐसा नहीं। चलो, तो भाई ये कहानियां मैं इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए, ये मेंस में मत लिख देना भाई प्लीज, ठीक है। ये आपको एंटरटेन करने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे काम की चीज होगी, वहां पे मैं बताऊंगा क्या याद करना। तो आपने एक शब्द याद करना, सम्यक विधि प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस लॉ याद करना है आपने। क्या करना है, ड्यू प्रोसेस लॉ। अब ड्यू प्रोसेस लॉ को वहां का जो न्यायालय है, अमेरिकी न्यायालय, उसने क्या किया, उसका अत्यंत विस्तृत अर्थान्वयन, उसका विस्तृत एक्सप्लेन किया उसको, और उसको क्या कहा, नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के समतुल्य माना। किसके समतुल्य माना, नेचुरल जस्टिस के समतुल्य माना। यहां अमेरिकी संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपेक्षा विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संविधान की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह ध्यान रखना आपने, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है। किसके अधीन है, हमारे यहाँ की जो दैहिक स्वतंत्रता है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है, इतना याद रखना आपने। अतः विधानमंडल किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि का निर्माण कर वंचित कर सकती है, विधि का निर्माण करके वंचित कर सकती है। अब A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952 का वाद आया। कौन सा, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952 का वाद आया। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केवल 21 अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। विधानमंडल कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। यह किसमें कहा गया, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। ये भी याद करना पड़ेगा आपको केस का नाम, 1952। अगर आप बड़े पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी में नहीं पूछेगा ऐसा, लेकिन बड़े पेपर में जो PCS IAS लेवल के होंगे वहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1952 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 21 केवल, इसको याद रखना अब आपने, किसको, कि आर्टिकल 21 केवल कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। किसके विरुद्ध, कार्यपालिका कृत्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि विधानमंडल कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को नैसर्गिक नियमों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। क्या, नैसर्गिक न्याय के अनुरूप, नियमों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, हाँ A.K. गोपालन नहीं है, अब मेनका गांधी का केस आएगा। किसका आएगा, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला आया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का वाद आया, सर्वोच्च न्यायालय में आया। इसके बाद चेंजेस आए, A.K. गोपालन नहीं, A.K. गोपालन के इस मामले को क्या कर दिया, पलट दिया न्यायालय ने। क्या कर दिया, तो उन्होंने कहा कि A.K. गोपालन के निर्णय को उलट दिया और आर्टिकल 21 को एक नया आयाम देते हुए उसके क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन, फिर ध्यान रखें, अब यहां से याद करना है आपने, उन्होंने, न्यायालय ने क्या कहा, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, कैसी होनी चाहिए, उचित, ऋजु और युक्तियुक्त। 3 शब्द डाल दिए उन्होंने। क्या डाल दिए, देखो A.K. गोपालन में तो कहा कि नेचुरल जस्टिस क्या नैसर्गिक नियमों के अनुरूप होना जरूरी नहीं है। जो विधानमंडल क्या करता है, विधि का निर्माण करता है। अगर विधानमंडल विधि का निर्माण करता है तो नैसर्गिक नियमों के अनुरूप हो ऐसा आवश्यक नहीं है। किसने कहा, गोपालन वाले मामले में, A.K. गोपालन बनाम
मद्रास राज्य 1952 के मामले में ऐसा कहा था। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में क्या कहा? 3 शब्द डाल दिए, उचित, ऋजु और युक्तियुक्त। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। फेयर, जस्ट एंड, अब यही है मेन। मैंने कहा नहीं, कभी तो न्यायालय क्या करता है, वो उधर जब विधायिका और न्यायपालिका का टकराव हो रहा था तब न्यायपालिका एक शब्द लेके आई थी, क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला जो था। अब यहां पे क्या करते हैं, 3 शब्द लेके आते हैं, उचित, ऋजु और युक्तियुक्त, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। अर्थात अब इसका अर्थ जब निकालते हैं, अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आ गया नेचुरल जस्टिस। भाई पहले हम बोलते थे कि अमेरिका के संविधान में नेचुरल जस्टिस का क्या है, प्रावधान है, हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद हमारा और उनका लगभग क्या हो गया, एक जैसा हो गया। क्योंकि यहाँ पर उचित, ऋजु और युक्तियुक्त, फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, उसे अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? इस निर्णय के बाद अब भारतीय संविधान तथा अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता लगभग समरूप है या लगभग समान है। क्या है? अंतर है, व्यवहार में अंतर है अभी भी, क्योंकि यहाँ के लोग अभी अपने मूल अधिकारों के प्रति उतने सजग नहीं है, उतने सचेत नहीं है, है ना। यहाँ पे अभी भी लोग क्या है कि डर जाते हैं, किससे? अधिकारियों से, यूनिफॉर्म से, कई चीजों से डर जाते हैं। लेकिन जो एडवोकेट होंगे वो नहीं डरते। सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट नहीं डरते, हाई कोर्ट के एडवोकेट नहीं डरते, एडवोकेट लोग नहीं डरते क्योंकि वो कानून जानते हैं। इसीलिए बोलता हूँ मैं, कानून पढ़ो। क्या पढ़ो? जिन्होंने देश का कानून नहीं पढ़ा उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। की क्या नहीं पढ़ा? कानून पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसका लॉ करना साथ साथ, है ना। चलो, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए, इसे अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। इस निर्णय के बाद भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रताएं लगभग समरूप हैं। अतः वर्तमान स्थिति के अनुसार अनुच्छेद 21 विधायिका, अब सुनो यहां पर, विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। एक गोपालन में कहा था कि भैया केवल कार्यपालिकी कृत्य के विरुद्ध, किसके कहा था? विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। लेकिन यहां पे कहा कि कार्यपालिका और विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि में निम्नलिखित 3 बातें होनी चाहिए। यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो यहां से बनाता कि आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि बनाते हुए 3 बातें होनी चाहिए उस विधि में। कितनी? 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1, विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दे। विधिक प्रक्रिया जो होती है, विधि में एक प्रक्रिया जो होती है वो विहित होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, मतलब विधि में एक प्रक्रिया विहित होनी चाहिए, मतलब कानून बनाने का अधिकार किसका है? संसद का है। किसका? भाई देश के लिए कानून जो बनाएगी वो संसद बनाएगी। राज्य में जो कुछ बनाती है वो कौन बनाती है? विधानमंडल बनाता है। ये नहीं कि पटवारी जी ने नया कानून बना दिया, ये नहीं कि कोई एसडीएम ने नया कानून बना दिया, वो नहीं चलेगा। ये नहीं कि नगर पालिका अध्यक्ष ने कुछ नया बना दिया। प्राणों, मतलब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित बता रहा हूं मैं, इसलिए बोल रहा हूं। पहला, विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। लोकसभा करेगी, राज्यसभा करेगी, राष्ट्रपति साइन करेंगे, एक प्रक्रिया जिससे गुजरना पड़ता है, या विधानसभा करेगी, विधान परिषद करेगी, राज्यपाल उस पर साइन करेंगे, है ना। विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए। 3 शब्द फिर याद करने हैं आपने, कौन कौन से? फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये जल्दी से समझ में आते भी नहीं, इसीलिए क्वेश्चन सही होते भी नहीं। लेकिन क्या है, आपने पेपर निकालना है, एडवोकेट तो बनना नहीं है। बनना है तो मैं कह रहा हूं कि पहले पेपर निकालने के लिए पहले 3 जो आपके पास ऑप्शन आएंगे उनको ढंग से क्या कर लो, समझ लो कि ये होने चाहिए उसमें। एक, विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए। दूसरा, प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त यानी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होनी चाहिए। तीसरा, विधि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अनुरूप होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 14 और 19 के अनुरूप होनी चाहिए। अब अगर मैं पेपर बनाता तो क्या करता? मैं 19 की जगह कुछ और लिख देता, 14 की जगह कुछ और लिख देता।
लेकिन आपने याद करना 14 और 19 के अनुरूप होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? ठीक है। मेनका गांधी के निर्णय के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को उदार निर्वचन प्रारंभ कर दिया और इसके अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल कर दिया जो जीवन के जीने योग्य बनाती हैं। भाई क्या करती हैं? जीवन को जीने योग्य बनाती हैं। इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं तथा सभी ऐसी दैहिक स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है आ जाती है। उदार निर्वचन के कारण अनुच्छेद 21 एक प्रकार से अवशिष्ट अनुच्छेद सा हो गया है। अवशिष्ट मतलब रेजिडुअल सा हो गया है, बचा खुचा, क्योंकि इतनी न्यायालय ने इतनी सारी चीजों को क्या कर दिया, दैहिक स्वतंत्रता में ले आए कि एक तरह से वो क्या हो गया, अवशिष्ट अनुच्छेद सा हो गया है। इसके अंतर्गत समय समय पर न्यायालय द्वारा कुछ बहुत सारे अधिकारों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। अभी ये लिस्ट छोटी है, समय समय पर केस जाते रहेंगे, समय समय पर न्यायालय ये बोलता रहेगा कि भाई ये भी क्या दैहिक स्वतंत्रता है, ये भी क्या दैहिक स्वतंत्रता है। क्या है? देह की स्वतंत्रता है। अब उतना इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल पढ़ना नहीं है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना इंपॉर्टेंट स्वतंत्रताएं पढ़ना है। क्या है? कि कौन कौन सी स्वतंत्रताएं आपकी आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहलाती है। तो अब सुनिए, सबसे पहले विदेश जाने का अधिकार। अभी अजीब सी बात है। तो बात यह है कि मेनका गांधी संजय गांधी की वाइफ थी, संजय गांधी की मृत्यु हो चुकी थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, शायद विदेश आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मेनका गांधी ने भारत संघ पर क्या किया, केस किया। मामला कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे बोलेंगे आप, मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला 1978 में कहा गया कि विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है। क्या है? विदेश भ्रमण का अधिकार एक मूल अधिकार है। और कहा गया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है। क्या? प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है, वरन इसमें मानव गरिमा को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार भी शामिल है। क्या? मानव गरिमा को खास ध्यान रखना, को बनाए रखते हुए जीने का अधिकार भी है। अतः दैहिक स्वतंत्रता में संचरण की स्वतंत्रता यानी राइट टू मूव, अर्थात इच्छानुसार कहीं भी और क्या कभी भी जाने की स्वतंत्रता शामिल है। क्या शामिल है? ये समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ये थोड़े कि यार कोई व्यक्ति किसी से विवाह करके आया, उसने बस चार दीवारी में बंद कर दिया, कहीं आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया, कहीं नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं खाना। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं? आने वाले समय में कई लोग इससे परिचित नहीं है और कई जगह ऐसा होता है आज भी। क्या? प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध सिर्फ पति द्वारा नहीं हो सकता, भाई द्वारा हो सकता है, पिता द्वारा हो सकता है, क्या समाज द्वारा, अलग अलग लोगों। तो मैंने कहा कि कहीं भी आने जाने संचरण की स्वतंत्रता ये मूल अधिकार है। क्या है? ये दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसके अंतर्गत आती है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इतना समझ में आ गया? ठीक। अगला है राइट टू प्रिवेसी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, एकांतता का अधिकार। राइट टू प्रिवेसी, एकांतता का अधिकार। राजगोपाल, अब आपने ना केस भी याद करना है, किस केस में किसको दैहिक स्वतंत्रता घोषित किया गया। ठीक है? राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य, सुप्रीम कोर्ट का मामला 1994 सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य 1980 के मामले में यह निर्धारित किया कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण को आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के साथ सम्मिलित करने पर एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। अतः निजता का अधिकार भी संविधान के भाग 3 के अंतर्गत संविधान द्वारा संरक्षित है। क्या है भाई? सर्वोच्च न्यायालय ने मलक सिंह, अब ये केस याद करने पड़ते हैं, क्या करने पड़ते हैं? मलक सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब एवं हरियाणा राज्य 1980 का मामला था। समझ पा रहे हो आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि नहीं समझ पा रहे हो? उसमें कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में क्या लिखा हुआ? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत में कहीं भी आने जाने का अबाध रूप से संचरण करने का क्या है? अधिकार है प्रत्येक भारतीय नागरिक को। उसको आपने क्या करना? आर्टिकल 21 के साथ। अब आर्टिकल 21 क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
उसके साथ सम्मिलित करके एकांतता का अधिकार यानी राइट टू प्रिवेसी प्राप्त होता है। किस मामले में कहा? मलक सिंह बनाम अन्य बनाम पंजाब और हरियाणा 1980। ठीक है। अब क्या हुआ कि फिर राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य में उसी केस को क्या करते हुए, आधार बनाते हुए एकांतता के अधिकार, निजता के अधिकार को भी संविधान के भाग 3 में संविधान द्वारा क्या कर दिया गया? संरक्षित कर दिया गया। तो आपने राइट टू प्राइवेसी जब पूछेगा ना, तब आपने बोलना राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य 1994। लेकिन जब आपसे बोलेगा ना कि आर्टिकल 19(1)(d) को आर्टिकल 21 के साथ पढ़कर क्या एकांतता का अधिकार, तब आपने बोलना है कि ये किसमें आया था? मलक सिंह बनाम। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अगला भाई जीविकोपार्जन का अधिकार क्या है? ओलेगा तेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में कहा गया कि जीविकोपार्जन का अधिकार भी क्या है? मूल अधिकार आपका क्या है? संविधान द्वारा संरक्षित है। तो मैंने कहा ये आर्टिकल 21 में आ रहे हैं सारे। एक तो आपने कहां पढ़े? आर्टिकल 19 में पढ़े। एक अब आप यहां पे पढ़ रहे हो आर्टिकल ये विदेश जाने आने का अधिकार आर्टिकल 19 में भी पढ़ा था आपने, पढ़ा था, यहां पे पढ़ा मेनका गांधी वाला। मैंने कहा ये प्रिवेसी वाला आप यहां पे पढ़ रहे हो 21 में। जीविकोपार्जन का अधिकार कहां पढ़ रहे हो आप? आर्टिकल 21 में पढ़ रहे हो। सड़क पर व्यापार करना आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार नहीं है, बल्कि यह आर्टिकल 19(1)(6) के अधीन एक मूल अधिकार है। किसके? पूछा गया होगा ना सड़क पर व्यापार करना, तो ये 19(1)(6) से मिलता है। किससे? 21 से नहीं मिलता है। ठीक है। तो अगर बोला कौन सा नहीं है तो सड़क पर व्यापार करना, ये 21 में नहीं है, या किसमें? 19(1)(19)(1)(a)(b)(c)(d)(e)(f) नहीं है, G 19(1)(g) के द्वारा। ठीक है। शिक्षा पाने का अधिकार मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 के मामले में शिक्षा का अधिकार क्या हुआ? तो मोहिनी जैन का याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? शिक्षा पाने का अधिकार। अगर आप भी अपना नाम अमर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? आप चाहते हो कि सदियों तक उत्तराखंड में क्या हो, आपका नाम हर बार लिया जाए, तो क्या करो कि लोक सेवा आयोग पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उसमें 3-3, 4-4, 5-5 साल लगा रहा है। कितना लगा रहा है? लगा रहा है। हाँ जी। ऐसे ही पीसीएस ये क्या करता था, यहाँ का लोक सेवा आयोग जुडिशियल की सर्विस में भी करता था। क्या करता था? जुडिशरी की जो सर्विस पीसीएस जे जो आता है उसमें भी ऐसे करता था। तो एक सज्जन थे, मुस्लिम थे वो, और उनको धन्यवाद करूंगा मैं। उन्होंने क्या किया कि जनहित याचिका दायर कर दी। कहां? हाई कोर्ट में। कहां कर दी? हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि लोक सेवा आयोग को 1 साल के अंदर जुडिशरी का पूरी प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी। तो मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं भी कर सकता हूं, हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूं, या आप लोगों अगर कोई संगठन है बेरोजगारों का, आप लोग क्या कीजिए, एक जनहित याचिका डालिए का हाई कोर्ट में, जिसके नाम से वो पड़ेगी। जब जब फॉर्म आएगा और प्रक्रिया 1 साल में पूरी करनी पड़ेगी। किसको? लोक सेवा आयोग को। समझ में आ रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट के डिसीजन को खिलाफ जाना मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या? और लोक सेवा आयोग कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेगा। तो वो जो प्रक्रियाएं जो लंबी चल रही हैं या जिस भी पेपर में चल रही हैं, जनहित याचिका डाल दो आप। क्या डाल दो? जनहित याचिका डालो। बोलो कि जब हमने तैयारी शुरू की थी तब हमारे बाल सफेद काले थे, और अब जो है कि हमारे बाल क्या हो चुके हैं, कुछ के सफेद हो चुके हैं और कुछ के हैं ही नहीं, है ना भाई? ऐसे तो बोलेंगे, और क्या बोले? तो तब जब हाई कोर्ट डिसीजन देगा ना, माननीय उच्च न्यायालय जब डिसीजन देगा कि 1 साल के अंदर प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, तब जाके आपकी सबकी प्रक्रियाएं क्या होगी? जल्दी जल्दी 1 साल में पूरी होनी चाहिए। या तो भाई जितने भी ये विधायक सांसद वांसद, इनके रिजल्ट भी 4-5 साल बाद आए, है ना? इन्हें तो चाहिए तुरंत अपने रिजल्ट। आज इलेक्शन हुआ, 3-4 दिन बाद काउंटिंग शुरू और रिजल्ट सब। तो भाई तुम तो वो हो, तुम भारत के लोग। तो अगर अपना नाम अमर करना चाह रहे तो ऐसे आएगा, मोहिनी जैन बनाम उत्तराखंड राज्य। कौन करेगा ये? कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? कुछ पैसा लगेगा भाई। क्या लगेगा? थोड़ा बहुत मैं भी दे दूंगा। हाँ बिल्कुल, करो ऐसा। थोड़ा नैनीताल जाना पड़ेगा, वकील साहब से बात करनी पड़ेगी, जनहित याचिका डालो। तो शिक्षा पाने का अधिकार याद रहेगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992। अरे भाई ऐसा है ना, ठीक है पेपर लो यार आप,
कम से कम 1 साल के अंदर बता तो दो फेल हो गए। आप 4 साल बाद बता रहे हो कि फेल हो गए, क्या गुजरती होगी उस एस्पिरेंट पर? नहीं आया समझ में? भाई ठीक है, प्री हुआ, फेल हो गए, खत्म, दोबारा तैयारी शुरू करेगा। प्री में नहीं हुए, पास हो गए, मेंस लिखा, मेंस में फेल हो गए, चलो पता चल गया 1 साल के अंदर। कुछ और काम तो करेगा, कुछ और काम तो करेगा। इसी मैंने कहा नहीं, मृग मरीचिका में फंसा हुआ है, और फंसते 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 क्या हो गया, उम्र निकल गई। और फिर मैंने वो कविता बताई थी आपको, कौन, गोपाल दास नीरज, और हम खड़े खड़े दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहाड़ देखते रहे, कारवां गुजर गया बाहर देखते रहे। ऐसी तो तभी तो कविताएं लिखी गई होंगी, उनके साथ भी हुआ होगा कुछ ऐसा। तो भाई मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य शिक्षा पाने का अधिकार हो गया, निशुल्क विधिक सहायता। भाई एम हास्काट बनाम महाराष्ट्र 1978 का मामला है, किसमें निशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार जो है। वैसे तो निशुल्क विधिक सहायता डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निषेध तत्व 39A में पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? 39A में निशुल्क विधिक सहायता है आर्टिकल में कि नहीं है? निशुल्क विधिक सहायता कराएगा, राज्य प्रयास करेगा। लेकिन मैंने कहा निशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39A में भी है, और आर्टिकल अब 21 में क्या हो गया है, संविधान द्वारा संरक्षित है निशुल्क विधिक सहायता। किस केस के बाद? एम हास्काट बनाम महाराष्ट्र 1978 के बाद। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। भाई चिकित्सा सहायता, पहले क्या होता था, कोई एक्सीडेंट हुआ, उसको हम लेके गए कहाँ, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल वालों ने कहा पुलिस को, ये तो पुलिस केस है, पुलिस को बुलाया, पुलिस ने हमें पकड़ लिया, क्या कर दिया, अब हम बन गए मुख्य गवाह। अब क्या हुआ कि वो जो भी हुआ होगा, और 3 साल तक तारीखें लगती रही। भाई एक आदमी मदद कर रहा है, तो बाद में क्या हुआ, लोगों ने मदद करनी छोड़ दी। क्या कर दी? जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उन्होंने फर्स्ट एड देना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो माना किसी का गोली लगी या कुछ हो गया, किसी ने किसी गोली मार दी, हम हॉस्पिटल में ले गए, तो भाई नजदीक प्राइवेट हॉस्पिटल था, और उन्होंने कहा नहीं ये तो पुलिस केस है, हम हाथ नहीं लगाएंगे। तो यार हाथ नहीं लगाओगे तो वो तो मर जाएगा। तो परमानंद कटारा बनाम भारत संघ 1989 के मामले में कहा गया चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों पर आर्टिकल 21 के अधीन यह कर्तव्य आरोपित किया है कि वह घायल व्यक्ति को शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सकीय सहायता क्या करेंगे, प्रदान करेंगे, और विधिक प्रक्रिया अर्थात पुलिस कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना घायल व्यक्ति के प्राणों की रक्षा करेंगे। यार पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे, पुलिस आएगी लिखेगी, तब तक तो मर जाएगा वो। अगर उसकी ब्लीडिंग हो रही होगी, अगर नहीं रुक रही है तो मर जाएगा वो। तो इसलिए बोला गया कि चाहे वो प्राइवेट का डॉक्टर हो, चाहे वो सरकारी का डॉक्टर हो, उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, उसको बचाना पड़ेगा। वैसे भी डॉक्टर जब उसका पूरा अध्ययन पूरा होता है तो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। वो क्या लेते हैं? और हिपोक्रेटिक ओथ में यही बोला गया है कि चाहे वो मित्र हो चाहे वो शत्रु हो, शत्रु भी अगर होगा तो भी उसको बचाना है। क्या करना है? शत्रु भी अगर होगा तो उसको भी बचाना है। रावण का वैद्य कौन था? सुसैन वैद्य था, लेकिन लक्ष्मण को बचाया उसने। ये परंपराएं तो भारत में पहले से रही हैं कि शत्रु भी अगर घायल है तो क्या करना है, उसको बचाना है, बाकी देख लेंगे युद्ध के मैदान में क्या होगा, है ना। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1998 का मामला। भाई अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का अधिकार, राइट टू शेल्टर, एक मूल अधिकार माना गया है। क्या माना गया है? इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ठंड पड़ती है सरकार जितने भी आपके ये पर्यटन वालों के जो गेस्ट हाउस वगैरह होते हैं खोल देती है। क्या करती है? ये ले लेती है और बोलती है कि भाई जिन्हें ठंड लग रही है वो यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ये जगह जगह पर बनाए हुए रहते हैं, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन बनाए रहते हैं, अलाव की व्यवस्था करती है जाड़ों में। कानपुर जाना कभी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, 4 बजे ट्रेन से उतरते अगर आपने टोपी उतार दी ऐसा लगता है गोली मार दी किसी ने कान में, क्या इतनी ठंड होती है। ठीक है, तो कहाँ जाएगा आदमी भाई? शेल्टर, राइट टू शेल्टर। आप जाएंगे थाने में भी जा सकते हैं, आप बोल सकते हैं राइट टू शेल्टर, मूल अधिकार है मेरा, मैं बाहर नहीं खड़ी रह सकती है, मैं बाहर नहीं खड़ा रह सकता भाई, मेरे से ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे हम हिमालय के लोग हैं, लेकिन आपकी वाली ठंड हमें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ क्या है यहाँ पर, यहाँ फॉग नहीं है, ये स्मॉग है, इसमें हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें शेल्टर दीजिए। समझ में आया? तो मूल अधिकार है आपका। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला था 1998 का। क्लियर हो गया? निशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। भाई
PUCN बनाम भारत संघ 2000 का मामला। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसे लोग जो भूख से पीड़ित हैं, खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें आर्टिकल 21 के अंतर्गत राज्य से निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अब ये बना दिए कार्ड। अब एक कोई बहुत बूढ़ी महिला है, 99 साल की है, वो नहीं जा पा रही राशन लेने, तो राज्य का कर्तव्य होगा, अधिकारियों का काम होगा, घर तक पहुंचाएंगे राशन। क्या करेंगे? क्योंकि मूल अधिकार है निःशुल्क खाद्य सामग्री प्राप्त करने का अधिकार। और अगर भूख से कोई मर गया और अगर उसकी क्या हो गई, किसी ने केस कर दिया कि मूल अधिकारों का हनन किया है, वो बुढ़िया जो है 99 साल की भूख से मरी है, तो समझ लो फिर नीचे से लेके ऊपर तक के जितने अधिकारी हैं सबके सब नपेंगे और सबके सब कहां? जेल में जाएंगे, नौकरी तो जाएगी जाएगी। समझ में आया? क्योंकि मूल अधिकारों का हनन है। सीधे हाई कोर्ट और सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इस मामले को लेकर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए कहीं पर भी कोई भूखा दिखाई दे तो उसके मूल अधिकारों से उसको अवगत कराना। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार। अब उसको ये मत बताना कि PUCN बनाम भारत संघ 2000 का मामला है। उसको सिर्फ ये बोलना कि उसका मूल अधिकार है, उसको ये बताना कहां पर जाना है। ठीक है, चलो। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में कहा गया भाई कि प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार में शामिल है। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण के अधिकार में शामिल है। अब ये ठीक है, मूल अधिकार है, लेकिन इसमें कई बार जो बॉडीज होती हैं सरकारी, वो भी क्या हो जाती है? लाचार हो जाती है। क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलोनी है दिल्ली में, वो ऐसी जगह पर है कि जहां पर सबसे ज्यादा पोल्यूशन है। क्या है? सारी गाड़ियां वहीं से होकर जाती हैं। वो जो जजेस कॉलोनी है, जहाँ पे माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं, वो भी क्योंकि मेन जो दिल्ली की मेन पॉश एरिया है, वहां पर जिस सड़क के अगल बगल वो कॉलोनी है, वहां पर इतना पोल्यूशन है, तो क्या कर सकते हैं? डिसीजन तो दे दिया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा? हवा को कैसे करेंगे साहब? है ना? या तो मुख्यमंत्री को पकड़कर क्या कर दो। अब मुख्यमंत्री भी क्या करे उसमें? समझ में आ रहा? ऑड इवन चलाया था फॉर्मूला, लेकिन क्या हुआ? सब गड़बड़ हो गया। चलो जी, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य का मामला समझ में आ गया 1991 का। हाँ, प्रदूषण मुक्त जल। अगर आपके घर में गंदा पानी आ रहा है तो आप अपने मूल अधिकारों के हनन को लेकर पूरे जल निगम और क्या क्या होता है आपका वितरण करने वाली जो भी संस्था है, उसके नीचे के कर्मचारी से लेकर ऊपर के कर्मचारी तक उसको क्या कर सकते हो? आप कटघरे में खड़े कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी और सीधे सुप्रीम कोर्ट में भी। आर्टिकल 21 है, क्योंकि ये क्या है? समझ में आ गया? फोन टैप करना भाई, कोई आपका फोन टैप नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? आर्टिकल 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित एकांतता के अधिकार का अतिक्रमण है। किसका? राइट टू प्राइवेसी का अतिक्रमण है। आपकी बातों को कोई नहीं सुन सकता। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ चीजें फिर भी कुछ होता है ऐसा कि बम बोल दिया आपने, जैसे कुछ शब्द अगर बोल दिए आपने, दाऊद बोल दिया आपने, बॉम्ब ब्लास्ट बोल दिया फोन करते हुए, तो कुछ ऐसा हो सकता है कि जो संस्थाएं हैं, जो आपकी वैसी संस्थाएं हैं, तो वहां पर थोड़ा सा क्या किया था कि बार बार अगर ये बात चल रही है कि बारूद है ना, RDX और कुछ इस प्रकार की चीजें अगर चल रही है, तो आप पर संदेह किया जा सकता है। मतलब वो मशीन पकड़ती है, कंप्यूटर पकड़ता है कि यहाँ भाई इस तरह की बातचीत में बार बार बम, एक्सप्लोजन, RDX और इस चीज का क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई क्या उड़ाने की क्या हो? हाँ, तो फोन टैप करना भाई आर्टिकल 21 के तहत क्या है? नहीं कर सकता कोई भी सरकारी मशीनरी आपका फोन टैप नहीं कर सकती। दैहिक स्वतंत्रता में सम्मिलित है क्या? हाँ, राइट टू प्राइवेसी। भाई अगला केस है सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010 का मामला है। इस मामले में कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि कोई महिला अपने बच्चे को पैदा करे या नहीं, आर्टिकल 21 के अंतर्गत उसका यह अधिकार है। कभी कभी बाध्य किया जाता है कि नहीं भाई, है ना, पोता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई महिला किसी बच्चे को जन्म दे रही है या नहीं, हो सकता है कि वो महिला जॉब पर हो सकता है उस महिला का कोई कैरियर हो, वो नहीं चाहती है भी क्या कि उसका शिशु हो, जन्म ले, वो अभी तैयार ना हो, तो वो उसका क्या है? मूल अधिकार है। इस केस को लेकर कोई हस्बैंड, कोई ससुराल वाले
तलाक की अर्जी नहीं दे सकते। क्या नहीं दे सकते? कि जी हमें डिवोर्स चाहिए। समझ में आ गया? सुचिता श्रीवास्तव बनाम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2010, कोई महिला अपने बच्चे को पैदा करे या ना करे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह उसका अधिकार है, अतः कोई महिला मैथुन से इनकार कर सकती है तथा गर्भ निरोध का कोई अन्य साधन अपना सकती है। अगला, महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल, बड़ा इंपॉर्टेंट, 1987 का मामला है। महाराष्ट्र राज्य बनाम श्रीपति दुबल 1987 के मामले में सर्वप्रथम बंबई हाईकोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार, राइट टू लिव में मरने का अधिकार, राइट टू डाई भी शामिल है, तथा भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की धारा 309 जो आत्महत्या को अपराध घोषित करती है असंवैधानिक है। क्या करती है? लेकिन बाद में क्या हुआ, ये महाराष्ट्र बनाम श्रीपति दुबल 1987 का केस है। पहले क्या होता था, अगर कोई आत्महत्या कर रहा है और अगर बच गया तो उस पर मर्डर का केस लगता था। क्या लगता था? मतलब अपना ही मर्डर कर रहा है वो। ठीक है, 30 धारा 309 लगती थी, मर्डर ही तो हुआ भाई। किसी को मारना मतलब किसी दूसरे को मारना और अपने को मारना, यानी अपनी हत्या कर रहा है। वो चढ़ा, स्टूल लगाया, फांसी लगाई, थोड़ा सा लटका, वो झटके लगे 2-4, बच गया, मतलब किसी तरह से। रस्सी क्या थी, अब बच तो गया, अब या जहर पी लिया, डॉक्टर ने बचा दिया, तो फिर उस पर धाराएं लगती थी। कौन सी? जीने के अधिकार में मरने का अधिकार पहले बोला गया था कि क्या शामिल है। क्या किया था? महाराष्ट्र बनाम श्रीपति दुबल में। लेकिन अब पी रतिनाम बनाम भारत संघ 1994 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कह दिया, भैया आर्टिकल 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। पहले क्या बोला था? मरने का अधिकार भी शामिल है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 309 जो आत्महत्या का अपराध घोषित करती है असंवैधानिक है। यहां पे भी बोला जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। फिर क्या बोला? ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में। अब ये 2-3 केस हुए ना ऐसे, कभी बोला है, कभी बोला नहीं है। अब बोला भाई ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य 1996 के मामले में राज्य ने, बाद में उच्चतम न्यायालय ने पी रतिनाम के निर्णय को पलट दिया भाई, और कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। धूम्रपान का निषेध, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान नहीं कर सकते आप। किसने किया? मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ। ये वो लोग हैं जिन्होंने चेंज कर दी पूरी, क्या दुनिया ही चेंज कर दी। वरना तो पिक्चर हॉलों में तो पहले हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया और मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गाना अगर आ गया तो लोग सब, जितने भी पुरुष थे, वो अपनी सिगरेटें निकाल देते थे, उन्हें लगता था वही देवानंद है। क्या है? हाँ, तो क्या हुआ कि मुरली देवड़ा परेशान हुए होंगे, इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने कहा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, तो निषेध सार्वजनिक स्थानों पर। इसीलिए जो अच्छे पिक्चर हॉल होते हैं उसमें एक अलग जगह बनाई जाती है, अगर किसी को धूम्रपान करना तो वहां जाए। बड़े जो होटल्स रेस्टोरेंट्स होते हैं वहां पर धूम्रपान करने वाली, क्योंकि क्या हुआ जब आंकड़े आए ना तो धूम्रपान से मरने वालों की संख्या कम थी और जो पैसिव स्मोकर थे उनके मरने की संख्या ज्यादा थी। भाई एक पिता क्या कर रहा है? सिगरेट पी रहा है। अब पिता तो पी रहा, अपने फेफड़े क्या कर रहा है? काले कर रहा है। लेकिन साथ में बच्चे बैठे हुए, पता चला बच्चे को कैंसर हो गया। भाई बच्चे को कैंसर कैसे हो गया भाई? क्योंकि वो पैसिव स्मोकर था। क्या था? और पिता ने कभी इस चीज का ध्यान नहीं दिया, पत्नी को हो गया। इनको कैसे हो गया भाई फेफड़े का कैंसर? आप तो स्मोकिंग नहीं, आप स्मोकिंग करती थी कि नहीं? जी नहीं करती थी। कौन करता था? पति करते थे। कैसे करते थे? चेन स्मोकर थे जी। सुबह इंजन शुरू होता था और 5 बजे उठ जाते थे कि तब शुरू होता था इंजन, और विकास का इंजन क्या रात तक 9-10 बजे तक लगातार सतत रूप से चलता रहता था, धुआं छोड़ता रहता था। ठीक है, तो मरना ही था भाई। तो इसलिए बोला गया मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 के प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन माना है। राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध के निर्देश दिए हैं मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ के मामले में। अगला, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। भाई इसमें क्या कहा? न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का अतिक्रमण की कोटि में आता है। क्या क्या धारित किया? महिला कर्मियों, जितने भी ऑफिसेज होते हैं, अगर वहां यौन शोषण हो रहा किसी महिला का, तो महिला कर्मियों का यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, लैंगिक समानता और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता, मूल अधिकारों का हनन है। क्या है?
पूरे ऑफिस को, पूरे उसको सील कराया जा सकता है अगर इस तरह की घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो। अगला, आम जनता के समक्ष फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण, महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी 1996। ठीक है, आम जनता के सामने फांसी देने के विरुद्ध संरक्षण। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, अरे भाई ये तो बड़ा क्या होता है, इसमें तो उत्तराखंड में केस भी है, आपने सुना होगा, क्या था वो, रणवीर एनकाउंटर। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हो गई एक अपराधी की, एक व्यक्ति की। तो बस फिर मूल अधिकारों के हनन का मामला चला और उसमें बहुत सारे पुलिसकर्मी क्या हो गए, सस्पेंड भी हो गए और उसके बाद जेल में भी गए। ठीक है, तो अब वो मामला क्या था, मीडिया कुछ और बताती है, डिसीजन जो है वो कुछ और आए। चलो देखते हैं। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण भाई, नीलवती वोहरा बनाम उड़ीसा राज्य 1993 का मामला। पुलिस अभिरक्षा में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो समझ लो मूल अधिकारों का हनन हो गया, और मूल अधिकारों का हनन हो गया तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नपते हैं फिर कौन, जिन जिन की ड्यूटी रही होगी, सबके सब कहां नपेंगे, हाई कोर्ट और फिर तिहाड़। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण भाई, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक न्यायालय ने क्या नहीं कहा, जब तक जजेस ने नहीं कहा है तब तक हथकड़ी, जब तक अपराधी घोषित नहीं होता तब तक हथकड़ी नहीं लगा सकते। तो हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन 1980। गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण, महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है भाई, विजय शर्मा बनाम भारत संघ। बहुत इंपॉर्टेंट, निबंध में लिख सकते हो आप, लिंग परीक्षण करना क्या कानूनन अपराध है। अगर कोई भी पति पत्नी लिंग परीक्षण करा रहे हैं या किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर लिंग परीक्षण हो रहा है तो डॉक्टर का लाइसेंस भी रद्द होगा, डॉक्टर जेल भी जाएगा, माता पिता दोनों जेल जाएंगे, साथ में अगर दादा दादी जा रखे हैं वो भी जेल जाएंगे। क्या जाएंगे, जेल जाएंगे। और वो जो इच्छा है ना कौन सी, पोते की और पुत्र की, वो फिर वहीं पर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो लिंग परीक्षण करना क्या है, विजय शर्मा बनाम भारत संघ का मामला है 2008 का। इतना समझ में आ गया। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण भाई, सुनील बन्ना बनाम दिल्ली प्रशासन। क्या एकांत कारावास, कभी कभी क्या करते हैं, जो ज्यादा दिक्कत हो जाती है जेल में उसको डाल देते काल कोठरी में, एक छोटी सी कोठरी में। ये भी खराब, ये भी मना कर दिया मूल अधिकारों का हनन है कि अब नहीं डाल सकते। पहले क्या करते थे, जैसे कोई अगर लड़ाई हो गई आपस में कैदियों की तो क्या करते हैं, उन कैदियों को नीचे एक चैम्बर बना होता था वहां डाल देते थे, वहां रहोगी। पिट टाइप का जो होता है ना, वो बैठ ही सकता था वहां आदमी, अंधेरा अंधेरा रहता था। अब नहीं कर सकते, कारण क्या, मूल अधिकार का हनन है। क्या है, मूल अधिकार का हनन है। अगला, निजता का अधिकार भाई, सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय खंडपीठ द्वारा के.एस. पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ के मामले में 2017 के बाद में निजता का अधिकार क्या कर दिया गया है, राइट टू प्रिवेसी, फिर दोबारा मूल अधिकार है। क्या है, परोक्ष इच्छा मृत्यु, आपने सुना है, पैसिव यूथनेसिया, मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति अगर मरना चाहता है, हो सकता है कि गंभीर असाध्य रोग से क्या हो, ग्रसित हो, मरना चाहता है, वो चाहता है कि मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, बहुत कष्ट भोग रहा हूं, क्या करना चाहिए, मुझे मार दो। तो परोक्ष इच्छा मृत्यु, पैसिव यूथनेसिया अर्थात सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ का फैसला 9 मार्च 2018 का। क्या, सम्मान से मरने का अधिकार मौलिक अधिकार है। कौन सा मामला, कामन काज गैर सरकारी संगठन की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के 5 सदस्यीय पीठ ने यह फैसला दिया है 9 मार्च 2018 को। नया फैसला है भाई ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूथनेसिया बोलते हैं मर्सी किलिंग को, यूथनेसिया। अच्छा, 8 मार्च 2018 का हादियावाद है। 27 मार्च 2018 को शक्ति वाहिनी गैर सरकारी संगठन बनाम भारत संघ के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मूल अधिकार है भाई। अपनी इच्छा के व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके साथ विवाह करना अपनी पसंद से, वो क्या है, आर्टिकल 21 है, मूल अधिकार है। क्या है, मूल अधिकार। IAS 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए क्या है, मामला याद कर लेना, हादियावाद। कौन सा वाद, पूरा नाम क्या है, गैर सरकारी संगठन कौन सा, शक्ति वाहिनी गैर सरकारी संगठन बनाम भारत संघ। ठीक है, तो हादियावाद के नाम से जानते हैं इसको। ये प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह अथवा जीवन साथी चुनने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है।
पहले भी था, स्वयंवर होते थे, बालिका को स्वयं अपना वर चुनने का क्या होता था, अधिकार होता था। पिता आयोजन कराते थे, शिव धनुष रखते थे, बोलेगा जो तोड़ेगा उसको क्या, हाँ, वर चुना जाएगा। या मछली की आंख पे तीर मारना पड़ता था। ठीक है, वो जमाने चले गए। चलो, इतना काफी है। कितना हो गया? शिक्षा का अधिकार है। अब इसके बाद पूरा कर दूं? शिक्षा का अधिकार ही बता देता हूं। आर्टिकल 21A से शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। सबसे पहले संविधान संशोधन याद करना आपने। कौन सा हुआ? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 द्वारा आर्टिकल 21 में ए जोड़कर, यानी आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। दरअसल क्या हुआ था कि शिक्षा मनुष्य के लिए नितांत आवश्यक है, किंतु आरंभ में संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार घोषित किया था। इस कमी को दूर करने के लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया, सन 2002 में किया गया। आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21A में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। क्या करता है? उपबंध करता है, प्रावधान करता है। 6 से 14 याद रखना आपने। क्या याद रखना है? 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करता है। इस अधिकार को 1 अप्रैल उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, कब लागू हुआ? बच्चों ने क्या कर दिया? 2002। अरे 2010 भाई, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी या लागू हुआ। 1 अप्रैल, अप्रैल फूल के दिन है, अप्रैल फूल के दिन 1 अप्रैल 2010। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 45 में भी क्या किया गया? चेंजेस किए गए कुछ। डीपीएसपी में आता 45, उसमें कहा गया कि भाई राज्यों को निर्देश दिया गया कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, अब यहाँ पे 0 से 6 पढ़ना है आपने। क्या पढ़ना है? 0 से 6 से कम आयु के बच्चों की देखरेख का शिक्षा देने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य करता है। आंगनबाड़ी जो है वो क्या है? 0 से 6 वालों के लिए है। और साथ में क्या बोला था? बच्चों की देखरेख और शिक्षा। अब शिक्षा तो देते ही हैं, अक्षर ज्ञान कराते हैं, देखरेख कैसे कराते हैं? चने खिलाते हैं काले, और WHO से बिस्किट भी आते हैं, बिस्किट आते हैं अच्छे अच्छे, और दलिया देते हैं, और बहुत सारी चीजें देते हैं, है ना। जितनी अच्छी आंगनबाड़ी उतनी ज्यादा बच्चे को सुविधा, और बच्चों को भेजना चाहिए आंगनबाड़ी में। ठीक है, शिक्षा देने का प्रयास करेगा। साथ ही संशोधन द्वारा आर्टिकल 51A में भी संशोधन किया गया। भाई किसमें? 51A में भी खंड टॉ के तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 51A जो है वो आपका पार्ट 4A है, जहां पर क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज में यानी मूल कर्तव्यों में पहले 10 मूल कर्तव्य थे, 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। ABCDEFGHIJ के जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? के जोड़ा गया। टॉ, के मतलब टॉ जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता या अभिभावक, गार्डियंस, अपने उनका मूल कर्तव्य होगा कि अपने बालक या प्रतिपाल्य को जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच का है, उसको क्या करें? शिक्षा के अवसर प्रदान करें। क्या करें? शिक्षा के अवसर प्रदान करें। मई 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्टिकल 21 में प्रयुक्त शब्द जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जानवरों के जीवन। अब आप अपनी गाड़ी के नीचे कुत्ते को नहीं दबा सकते। किसी ने अगर आप पे केस कर दिया तो आप पर क्या लगेगा? ये लगेगा हनन का मामला, क्योंकि उसका भी तो अधिकार है। जीवन को विस्तारित करते हुए जानवरों के जीवन को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब अगर बिल्ली ने दूध पी लिया, तो वैसे तो पाप है बिल्ली मारना, पर अब नहीं मार सकते आप। समझ में आया? हाँ, किसी ने अगर कर दिया। साथ में यह भी स्पष्ट किया गया कि जानवरों को भी उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। इसी के आधार पर जल्ली कुट्टी खेल तथा बैलगाड़ी दौड़ पर प्रतिबंध लगाया गया। दक्षिण भारत में बड़ा बवाल हुआ जल्ली कुट्टी पर। वहां पर क्या करते थे? सांडों की, वो बैलों की वो होती थी, क्या घायल हो जाते थे बैल, और वो बैलगाड़ी में मर जाते थे बैल कई बार। तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन फिर भी चोरी छुपे मेरे ख्याल से होता है अभी भी। क्या होता है? ठीक है,
तो ये था भाई आर्टिकल 21। इसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22 बाद में, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है।